गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रामपुर विश्वकर्मा हिंदी टीचर, जो आज मैं आप लोगों को हिंदी में जो है मैं जो इस वीडियो को बताने जा रहा हूँ उसमें है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं को बताने जा रहा हूँ कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी गद्य का विकास जो है शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग में हुआ। यानी आपको पढ़ाया जाता है कि आचार्य, इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके नाम पर यह जो है शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक ना। तो हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, इसमें जो है तमाम प्रश्न जो है एक एक नंबर में पूछता है बोर्ड के परीक्षा में, ठीक ना। तो मैं इसके ये जो बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, ये जितना भी आप लोगों को लिख कर मैं इसके बारे में बताऊंगा, सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में मिलेगा, समझ में आ गया ना। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान से इसको देखिएगा और इसे कॉपी पर लिखिएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है जब जैसे समय मिलेगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि कितनी समस्या, जो कोरोना जो बीमारी है वह कितनी समस्या पैदा कर दी है, ठीक ना। कि सरकार करे कि बच्चों को सभी अध्यापक जो हैं ऑनलाइन ही पढ़ाएं। तो आज हम लोग जितना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जान लीजिए इतना विधिवत से पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप लोग, जो लोग मैंने मेहनत से पढ़ेंगे, निश्चित है कि वह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इतना जान लीजिएगा। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। मैं सर्वप्रथम जो है यह हिंदी गद्य के विकास के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। तो शुक्लोत्तर युग तथा शुक्ल युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ। अब जो है हिंदी गद्य का स्वरूप, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, तो देखिए मानव माने आप तो जानते ही हैं, मनुष्य, आदमी, मानव को प्रकृति से, ठीक ना, अभिव्यक्ति की क्षमता मिलती है। जैसे मानव और प्रकृति, मानव को किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया ना। तो इसलिए देखिए यहाँ उन्होंने शुक्ल जी ने, ठीक ना, इसका निर्माण यानी हिंदी गद्य का विकास उन्होंने कैसे किया। तो उन्होंने लिखा कि मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की क्षमता मिलती है। यानी मानव यानी मनुष्य को प्रकृति ने बनाया। और देखते ही है कि प्रकृति भी एक समान नहीं रहती है, समझा ना। हमेशा जो है प्रकृति भी बदलती रहती है और जैसी प्रकृति बदलती है उसी के अनुरूप मानव को क्या ढलना भी पड़ता है, जान लीजिए, ठीक ना। तो देखिए, तो कह रहे अभिव्यक्ति की क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है और भाषा के माध्यम से, ठीक है, भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों एवं अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, समझा ना। यानी अपने वह विचारों और अनुभूतियों में जो अनुभव करता है अंदर, हृदय के अंदर, समझा ना। तो उसको वह मनुष्य जो है दो प्रकार से व्यक्त करता है, जान लीजिए। कई बार आप लोगों को बताया है, 9 में भी बताए, या जिसमें हम हिंदी पढ़ाते हैं सभी बच्चों को बताते हैं।
तो देखिए इसमें जो है दो प्रकार से ही व्यक्त किया जाता है या बताया जाता है, समझ आया ना। पहला होता है आपका पद्य, ठीक ना, और दूसरा होता है गद्य। जो हिंदी जो भाषा है, ठीक ना, या जो हिंदी जो विषय है उसको हम दो मने विचारों से व्यक्त करते हैं। पहला है पद्य और दूसरा है गद्य, ठीक ना। तो उसकी अभिव्यक्ति के इन रूपों के सृजन के कारण, ठीक ना, यानी सृजन के कारण तत्व हैं। सृजन माने आप लोग जानते हैं निर्माण करना, ठीक ना। यानी इस भाषा का निर्माण जो है सिर्फ दो ही विचारों से हुआ है, एक गद्य और दूसरा पद्य, ठीक ना। इसके बाद आगे है भावना, प्रवण और हृदय और विचार केंद्र। एक आदमी जो है अपने यानी विचारों से कोई बात व्यक्त करता है, ठीक ना, और उसी को कोई बने अपने हृदय से भी यानी व्यक्त करता है, उसे बताता है। लेकिन कह रहे हैं कि केंद्र मस्तिष्क, समझ लीजिए, केंद्र मस्तिष्क एवं हृदय की न्यूनाधिक, ठीक ना, सक्रियता के फल स्वरूप ही अभिव्यक्त के इन रूपों को हम क्रमशः, देखिए, एक जो है आदमी क्या करता है, अपने भावनाओं को, ठीक ना, अपने विचारों से व्यक्त करता है, या उसे अपने मस्तिष्क यानी से सोचकर या हृदय से उसे क्या करता है, व्यक्त करता है। यह चाहे वो अपने मस्तिष्क से सोचकर मैंने बोले या अपने विचारों को ऐसे ही रख दे। देखिए कोई भी बात दो तरह से की जाती है, या तो ये कोई बात कहने से पहले आदमी उसको सोचता है, विचारता है कि आखिर में यह बात क्या है, सही है या गलत है, और कोई उसी बात को मैंने तुरंत कह देता है। तो देखिए तो जो वह विचारता है, सोचता है, तो अपने मस्तिष्क से, हृदय से वह सोचता है तब कहता है, और कोई जो है वही अपने तुरंत जो है उसी बात को कह देता है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक ना। तो इन दोनों को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो एक को हम गद्य, समझ लीजिए, हम तुरंत बोल देते हैं, तो एक तो तुरंत बोल देते हैं, तो वह गद्य का मतलब ही होता है। देखिए अक्सर करके एक नंबर में पूछा करता है कि गद्य हम किसको कहते हैं या गद्य किसे कहते हैं, तो आप तुरंत लिखिएगा कि गद्य हम साहित्य को कहते हैं, ठीक। कोई भी पूछता है कि गद्य हम किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दीजिए कि गद्य हम साहित्य को कहते हैं। और फिर वहीं एक प्रश्न और आता है, इसी में पूछता है कि हम पद्य किसे कहते हैं, तो पद्य भी आप बताइए कि हम काव्य को कहते हैं। काव्य कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, ठीक है। तो पद्य को हम काव्य साहित्य कहते हैं और गद्य को हम साहित्य कहते हैं, ठीक ना। इन दो ही, ठीक ना, दो ही जो है यह हिंदी के माध्यम है, एक जो है गद्य और दूसरा पद्य, जान लीजिए। इसकी संज्ञा दी जाती है, किसकी संज्ञा, यानी गद्य और पद्य की संज्ञा दी जाती है। और गद्य हमारे, सुनिएगा, गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है। मतलब कहा गया है कि हम जो कुछ भी हम किसी से बात करते हैं, ठीक ना, तो हम गद्य में ही बात करते हैं, क्योंकि यह हमारी एक क्या है, दैनिक भाषा है। कभी भी हम किसी से पद में बात नहीं करते हैं, क्योंकि पद क्या होता है, कठिन होता है, पद कठिन होता है। लेकिन साहित्य जो है
सरल होता है, आसान होता है। तो हम जो कुछ भी मैंने बोलते हैं, समझ आया ना, यह हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है। कौन? मैंने साहित्य। साहित्य जो है हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है। तथा करें, तथा उसका लिखा है कि छंदोबद्ध, है ना, तथा उसका छंदोबद्ध रूप जिसमें क्रमबद्ध, मैं ना, छंदोबद्ध का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें जो है ह्रस्व या दीर्घ, समझे ना, जो मात्राएं, जो जिन स्वर, जिन व्यंजन के ऊपर जो मात्राएं लगाई जाती हैं, इनकी मात्राओं में गणना की जाती है, उसे हम छंदोबद्ध कहते हैं। यानी छंद, छंदोबद्ध रूप जिसमें क्रमबद्ध, समझ लीजिए, ताल एवं लय की योजना के साथ रागात्मक भावनाओं की कलात्मक अभिव्यंजना होती है। देखिए, जब भी हम पद को पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम लय से पढ़ते हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी कहते हैं कि देखिए, पद को हमेशा जो है लय से ही पढ़ा जाता है। जब उसको आप लय से पढ़ते हैं तो उसका अर्थ तो कुछ का अधिक से अधिक आपको समझ में आ जाता है। तो देखिए, कह रहे हैं कि उसका छंदोबद्ध रूप जिसमें क्रमबद्ध ताल एवं लय की योजना के साथ रागात्मक, यानी राग का मतलब होता है लय से किसी को पढ़ना, तो रागात्मक भावनाओं की कलात्मक अभिव्यंजना होती है, उसे हम पद्य कहते हैं। तो आप लोगों ने गद्य और पद्य के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। उसे हम क्या कहते हैं? गद्य और पद्य कहते हैं। तो इसके बाद नीचे आता है, देखिए कि गद्य कह रहा है कि गद्य और पद्य या काव्य की विषय वस्तु, यानी क्या है? विषय वस्तु है, फिर भाषा है, फिर शैली आदि में पर्याप्त अंतर है। यानी विषय वस्तु में, भाषा में, शैली में। जैसे मान लीजिए विषय वस्तु, हर चैप्टर जो कवि ने लिखा है उसका मतलब है, उसका विषय जो है, कारण उसका क्या है, अलग होता है। भाषा भी अलग होती है ना किसी में। इसके बाद किसी में ब्रज भाषा होती है, किसी में अवधी भाषा होती है, आपने जानते ही हैं। शैली किसी में मुक्तक होती है, किसी में गेय होती है, ठीक है। तो ये जो है शैली भी अलग होती है, ठीक है, में पर्याप्त अंतर होता है। मानिए विषय वस्तु, भाषा, शैली में भी अलग अलग क्या होता है, अंतर होता है। और देखिए गद्य साहित्य, ये लिखे हैं, गद्य साहित्य को, साहित्य की विषय वस्तु प्रायः, ठीक है ना, यह प्रायः, यह पे आगे जो बिंदी लगी है इसे हम विसर्ग करते हैं, समझा ना। प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर तथा काव्य की संवेदनशीलता, ठीक है, काव्य की संवेदनशीलता पर आधारित है। जैसे हम जो है, यानी जब हम साहित्य बोलते हैं तो किसी से हम कड़वा बोल देते हैं, लेकिन उसी को जब हम पद में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ संवेदनशीलता आ जाती है, यानी उसमें मिठास आ जाती है, समझ आया ना। तो देखिए लिखा है विषय वस्तु प्रातः हमारी बोध वृत्ति, यानी हमारे जो भी विषय है हमारे मन के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, ठीक ना, तथा काव्य की संवेदनशीलता पर आधारित है। जो अधिकांश विषय, ठीक है ना, अधिकांश विषय वे ही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी विषय जिसके बारे में
आप अधिक सोचते हैं इसके बारे में ना, अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क, देख रहा है, गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान ना चिंतन की उपज है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो वह क्या है, मस्तिष्क से, तो वह एक प्रकार का साहित्य है, पद्य नहीं है। पद्य में हम नहीं किसी के बारे में सोचते हैं। जब हम किसी से या कोई भी बात करते हैं या कोई बात सोचनी है, तो हम हमेशा मस्तिष्क से, दिमाग से सोचते हैं। उसे हम उस भाषा को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। उसे हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसकी उपज को हम साहित्य कहते हैं। और देखिए हमारे दैनिक, नीचे देखिए, हमारे दैनिक कार्य कलाप, पहला है दैनिक कार्यकलाप, दूसरा है ज्ञान विज्ञान, फिर है कथा है, वर्णन है, व्याख्या आदि। हम उस साहित्य को यानी ज्ञान विज्ञान की ना, कथा है, वर्णन है, उसकी व्याख्या भी करते हैं। आप लोग बार बार यानी किसी की कथा आप लोगों को दिखाई जाती है, किसी के बारे में किसी का वर्णन किया जाता है, या किसी साहित्य पद की व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा है, वर्णन है, व्याख्या आदि, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके मुख्य विषय हैं गद्य के, यही जो है मुख्य क्या है, विषय है। और संक्षेप में काव्य का संसार कुछ काल्पनिक होता है, ठीक है। यानी काव्य मतलब यह होता है कि काव्य में कवियों ने जो बात लिखी है, तो कुछ बातों को छिपाया है उसमें, जान लीजिए। कवि ने जो पद में जो कुछ भी लिखा है, तो काव्य में लिखकर उस चीज़ को छिपा दिया है। जानने वाले उसको जान जाते हैं, लेकिन साहित्य में हम कोई शब्द छिपा नहीं सकते हैं, जान लीजिए। कोई हम शब्द साफ लिख देते हैं कि ये हुआ, ठीक ना, लेकिन उसी को कवियों ने जब काव्य में लिखा तो उस चीज़ को छिपाया। तो हम पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे जो है शब्द काव्य में आ जाते हैं, जिसको हम संकेत के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, वही काल्पनिक, यानी उसको जो है छिपा देता है। किंतु गद्य, देखिए गद्य इसके एक मुख्य विषय है, और संक्षेप में काव्य का संसार कुछ क्या है, काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक है। यानी कहने का मतलब गद्य यानी साहित्य का जो भी हम साहित्य में जो भी बात करते हैं, वह एक प्रकार का वो व्यवहारिक भाषा होती है, लेकिन पद्य जो है काल्पनिक होता है। तो आज मैं हिंदी गद्य के विकास के बारे में आप लोगों को बताएं। अब इससे आगे जो है हम कल अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।